अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम डिस्कस करने लगे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, फिर जनरल डिस्कशन करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम एलिफैटिक कार्बन्स के अंदर नोमेनक्लेचर के हवाले से कॉमन एंड ट्राइबल जिन्हें हम नेम कहते हैं और आयोपिक नेम की तरफ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से पहले हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली किसका बना हुआ हमारे पास, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास किससे मिलने से बने, दो कंपाउंड के मिलने से बने, दो एलिमेंट के मिलने से बने, कार्बन और हाइड्रोजन। कंबाइंड फॉर्म के अंदर हम इन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, अप टू मिलियंस के अंदर हाइड्रोकार्बन है। तो इन सब हाइड्रोकार्बन्स को एक जगह स्टडी करना क्या है, मुश्किल है। तो इसके आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लासिफिकेशन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सब क्लास के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पिछले चैप्टर के अंदर हम पढ़ते वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन से हम फर्दर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक को फिर हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की तरफ लेके चले गए थे। तो इधर भी हम देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे पास, दो तरह के हो सकते हैं। एक क्या होगा हमारे पास, एलिफैटिक, और नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, एरोमेटिक। इससे पहले भी क्लासिफिकेशन जब हमने बताया, जैसे साइक्लिक और एसाइक्लिक की है, वो भी हम करके आ चुके हैं। यहाँ देखते हैं हम एलिफैटिक को हम यहाँ पर नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन लाइक कैरेक्टर ना हो या क्लोरूज को ओबे ना करें, हम उसे नॉन एरोमेटिक कहते हैं। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन या चेन हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं एलिफैटिक को। एलिफैटिक क्या होते हैं हमारे पास, चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं कि आइसोमेरिज्म के अंदर हमने पढ़ा कि कार्बन्स के डिफरेंट कनेक्शंस है। कैटनेशन के थ्रू एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट करता है। अब ये जो कनेक्ट करने का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, नंबर ऑफ चेन क्या डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसके ब्याह पे हम डिफरेंट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को स्टडी करेंगे। अब चेन हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, चेन हाइड्रोकार्बन्स को, इन्हें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तीन क्लासेस के अंदर। चेन हाइड्रोकार्बन्स की हम फर्दर देखते हैं। अब कौन कौन सी होती है ये हमारे पास, अल्केन्स एंड अल्काइन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम किस किस को स्टडी करते हैं, फर्दर हमने क्लासिफाई करा है इसे तीन के अंदर, अल्केन्स, अल्कीन एंड अल्काइन। अगर हम अल्केन को डिफाइन करें तो अल्केन्स क्या होते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें
दो कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन या हाइड्रोजन के दरमियान में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं सी, ये एक हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन की दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं जो कार्बन की वैलेंसी को हमने सेटिस्फाइड किया है ओनली सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू, यानी कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है कि इसके चारों हमारे पास जो बॉन्ड है कौन सी है, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाइड करते हैं बाय सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू, ये हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सिंपलेस्ट हमारे पास मीथेन से स्टार्ट होता है, फिर सोन करके आप जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे इसी तरह हमारे पास अल्केन्स के बढ़ जाए, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस बोथ क्या होते हैं हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है ये हमारे पास, दोनों अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी दोनों हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इट मीन दो कार्बन एटम के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा, कहीं पर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए, क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड, तो वो कौन सी क्लास होगी, अल्कीन। अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से अल्काइंस। फर्दर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर फार्मूला भी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस। आगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल में अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्केन को हम स्टडी करेंगे। ये क्या होंगे, स्ट्रेट चेन होंगे या किस फॉर्म के अंदर होंगे, ब्रांच के अंदर, एलिफैटिक के अंदर। लेकिन कहीं कहीं पर एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर हम अल्केन्स को या हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास चेन हाइड्रोकार्बन है वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी होती हैं, बहुत कम। मेनली क्या होगा हमारे पास कि ओपन चेन जो कंपाउंड है उन्हें हम एलिफैटिक कहते हैं, जिसके अंदर हम अल्कीन, अल्कीन और अल्काइंस को स्टडी करते हैं। लेकिन रेयरली हम देखते हैं कि एलिफैटिक के अंदर ही जो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लोहेक्सेन है, क्या है ये हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन है, या 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग बंद हो सकता है, साइक्लो कंटेन हो जाएगा, इनके साइक्लो कंपाउंड्स के अंदर भी है। इसको भी हम एलिफैटिक के अंदर ही डिस्कस करते हैं। साइक्लोब्यूटेन हो सकता है या साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इस कंपाउंड को भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन मेनली क्या होंगे, या हमारे पास स्ट्रेट चेन होंगे या ब्रांच के अंदर होंगे, एलिफैटिक के अंदर। तो हमारा जो चैप्टर है या कंसर्न कर रहे हैं हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को, तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को। अल्कीन्स का हम नोमेनक्लेचर देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस, सबको हम आगे स्टडी करते जाएंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम देख रहे थे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। फिर हमने फर्दर क्लासिफाई करा एरोमेटिक और एलिफैटिक। एलिफैटिक के अंदर हम देख रहे थे कि नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं, चेन हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होंगे, कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन, हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम फर्दर स्टडी करेंगे किसको, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को। अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरी तरफ अल्कीन और अल्काइंस देखें हमारे पास दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो इसे हम कहेंगे अल्कीन, अल्काइंस, अल्कीन्स कहेंगे सॉरी। अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, एटलीस्ट वन होना जरूरी है, हम कहेंगे अल्काइंस। हमने देखा कि ओपन चेन के अंदर या चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम अल्कीन, अल्कीन और अल्काइंस को स्टडी करेंगे। लेकिन कहीं पर हम देखेंगे बहुत कम केसेस आते हैं जो साइक्लो कंपाउंड भी होते हैं, उससे भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन आप अब आगे देखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल से स्टडी करने से पहले हम कुछ इसका एलिफैटिक कार्बन्स का जो हमारे पास है इसको लिखने का तरीका कि किस तरह इसके नेम देते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे।
तो नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या है, वो सिस्टम जिसके अंदर किसी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को या किसी भी कंपाउंड को क्या देती हैं, कोई स्पेसिफिक नेम देती हैं, इसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब नोमेनक्लेचर को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, कॉमन नेम। क्या होता है, कॉमन नेम, जैसे ट्राइबल नेम भी कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास होता है आयोपिक नेम। कॉमन नेम या ट्राइबल नेम, दूसरा हमारे पास है आयोपिक नेम, वो नेम जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनियन के थ्रू हमारे पास अथोराइज होते हैं, इसे हम आयोपिक नेम देते हैं। और कॉमन या ट्राइबल नेम होते हैं जो ऑर्डिनरी नेम के बिना पर हम दे देते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसका दे दिया। अब कॉमन नेम या आयोपिक नेम में क्या फर्क होता है? कॉमन नेम होता है कि किसी भी कंपाउंड को हम कॉमन नेम दे सकते हैं कि क्या है, उसके कोई रीजन नहीं होता। कॉमन नेम देने के लिए कोई सॉलिड रीजन नहीं है, हमें बस सामने आया कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हमने कोई ना कोई उसे नाम दे दिया, इसे हम कहेंगे कॉमन या ट्राइबल नेम। अब कॉमन या ट्राइबल नेम हम किसी भी चीज को देते हैं तो तीन तरीके से हम उसको कॉमन नाम दे सकते हैं। एक तो इसकी हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए, दूसरा क्या है हमारे पास हिस्ट्री क्या है कि कोई भी कंपाउंड है किस तरह वो इवॉल्व हुआ है या फॉर्मेशन हुई है, कोई ऐसा खास इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से बना, तो इस पे यहाँ पे हम दे सकते हैं। सेकेंडली हम क्या दे सकते हैं, कोई मेथड के बेस पर कि जो स्पेसिफिक मेथड हमने अडॉप्ट करा है फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको स्पेशलाइज करने के लिए उस कंपाउंड जो प्रिपेयर्ड हुआ उसके नाम दे देते हैं। तीसरा है हम साइंटिस्ट नेम या पर्सन नेम के ऊपर भी दे सकते हैं। पर्सन नेम जो साइंटिस्ट जो वर्क कर रहा है उसके ऊपर, उसको ऑनर्स करने के लिए, उसको याद करने के लिए उसके नेम के ऊपर हम क्या कह देते हैं कि कंपाउंड का नेम देते हैं। ये एक अनसिस्टमेटिक वे है, अनसिस्टमेटिक वे है कॉमन नेम या ट्राइबल नेम देने का। कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है कि हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है जिसके थ्रू हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे दिया। अगर हम हिस्ट्री के तौर पर देखें कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसको हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं या मेथड या पर्सन के नेम के ऊपर। अब सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है मार्श गैस। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम आयोपिक नेम के थ्रू, अब जो हम इसको नॉन करते हैं मीथेन से करते हैं। किस नेम से करते हैं? मीथेन, मार्श गैस। अब इसकी हिस्ट्री है, इसको किस तरह ये नाम दिया गया। तो ये जो पहले गैस जो इवॉल्व यानी कि डिस्कवर हुई जहां पर, तो वो थे मार्शी प्लेसेस थी। मार्शी प्लेसेस कैसे कहते हैं? वेटलैंड के, किसे? वेटलैंड यानी कि दलदल वाले इलाके जिसे हम कहते हैं मार्शी कहते हैं। अब वहां पर क्या था कि ग्रीन हर्ब्स एंड शर्ब्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। ग्रीन आप देखेंगे, अगर कहीं वेट लैंड का जो बेल्ट है वहां पर देखें तो कुछ देर के बाद वो ग्रीनरी डेवलप होती है, तो उसका डिकम्पोजिशन का अमल होता है, गलने सड़ने का अमल होता है। उससे जो गैसेस बैक्टीरियल अमल के थ्रू वो होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो गैस इवॉल्व हुई बबल्स की फॉर्म के अंदर, तो वो गैस जो इवॉल्व हुई वो उस जगह के नाम पे हुई, तो उसको हमने दे दिया कि क्या नाम दिया? मार्श गैस कह दिया, जिसे अब हम कहते हैं मीथेन है। मीथेन एक सिस्टमेटिक नेम है जिसके अंदर हम कहते हैं CH4 है। मिथ का मतलब है कि एक कार्बन है और अल्केन क्लास के अंदर, तो इसे हम कहते हैं मार्श रिप्लेस। अब दूसरा है कि मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन नेम को हम देते हैं कि क्या मेथड है जिसके थ्रू हम ये कॉमन नेम देते हैं। कि जैसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, क्या है हमारे पास? एसिटिक एसिड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ था जब फॉर्मेशन हुई थी लैब के अंदर, तो वो था हमारे पास एसिटिक एसिड था। पहले क्या था? पहले था यूरिया जिसको हमने प्रिपेयर किया था लैब के अंदर। दूसरा क्या था? कोल्ड मेथड के थ्रू हमने इसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया था एसिटिक एसिड के अंदर। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसका वैसे तो हम इसे क्या कहेंगे? एथेनोइक एसिड इसका आयुपिक नेम है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। तो इसका एसिटिक नेम जो एसिटिक एसिड है जिसको हम कॉमन नेम देते हैं, तो वो किस वजह से जो आया गया? तो एक ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था एसिटम। एसिटम से डिस्कवर हुआ जिसका मतलब था विनीगर, जिसे हम कहते हैं सिरका यूज करते हैं। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? इसको हमने नेम दे दिया एसिटिक एसिड। ठीक है। अब पर्सन नेम के ऊपर देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड को पर्सन नेम के ऊपर, जैसे बारबिटोरिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका स्ट्रक्चर लिखें तो कुछ हमारे पास इस तरह होगा। अब ये पर्सन नेम के ऊपर है। ये क्या था कि हमारे पास कैक्यूल एक हमारे साइंटिस्ट थे, तो उसके नेम के ऊपर ये था, क्या था कि दो इसके ऊपर अनक्लियर है कि ये किस तरह इसका नाम दिया। तो कहते हैं कि उसके फ्रेंड ने उसे क्या नाम दिया था? बारबा के नाम करके उसे बुलाया। तो इसे नाम ये डिस्कवर हुआ कंपाउंड, तो उस वक्त उसने बारबा के नाम से बुलाया, तो उसने बारबिटोरिक एसिड कह दिया। अब सेकेंडली उसे हम कहते हैं, ये बायर साइंटिस्ट का नाम था। साइंटिस्ट का नेम क्या था? बायर साइंटिस्ट, जिसे हम बायर रीजेंट कहते हैं, वो भी साइंटिस्ट के नेम पे, बायर के नाम पे। सबसे पहले इसने इसको बारबिटोरिक एसिड को क्या किया था? डिस्कवर किया था या फॉर्मेशन की थी 1864 के अंदर। अब इसका नाम देने के लिए क्या था कि बायर को किसी ने बुलाया, उसके दोस्त ने बारबा के नाम से, तो उसने उस नाम को पसंद किया तो बारबिटोरिक एसिड कह दिया। एक तो ये है। दूसरा क्या कहते हैं कि बायर्स क्या था कि इसका मेंटोर का नाम था सेंट बारबा उसका मेंटोर का नाम था। तो उसने अपने मेंटोर के नाम पे, यानी कि अपने टीचर या गाइडनर के नाम पे, तो बारबिटोरिक एसिड कर दिया। बारबा इससे, और टोरिक एसिड इसके अंदर क्या है? यूरिक एसिड से डिराइव फॉर्म के अंदर है, तो इसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। तो ये इसका कॉमन नेम के ऊपर है कि इसके अंदर देखें कि कोई भी कंपाउंड को हमने नाम देने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया। हार्ड एंड फास्ट रूल है कि स्पेसिफिक नेम हमने उसके थ्रू हमने इसे दे दिया। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो बात कर रहे हैं हम 19 सेंचुरी की। उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे? फ्यू नंबर्स के अंदर थे। किसके अंदर थे? फ्यू नंबर्स के अंदर। अब हम देखते हैं अप टू मिलियंस के अंदर है। अब इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस तरह अनसिस्टमेटिक वे से नाम नहीं दे सकते। क्या होगा? बहुत ज्यादा चीजें क्या हो जाएंगी? कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। अब ये तो था कि कुछ चीजों के लिए तो आसान ही था, लेकिन जब हम कहते हैं कि मिलियंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम क्या कॉमन नेम से ड्राइव कर रहे हैं या कॉमन नेम से लिखें, तो वो क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कॉमन नेम क्या है कि हर जगह एक जैसे कॉमन नेम डिफरेंट हो सकते हैं। अगर इंग्लिश वर्ड कंट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट होगा कॉमन नेम। अगर कोई हमारे पास जर्मन के अंदर है या अगर कोई ग्रीक के अंदर है, तो उस वक्त डिफरेंट, अगर ज्योग्राफिया देखें, रीजन देखें, डिफरेंट लैंग्वेज है, जिसकी वजह से कॉमन नेम को क्या होता है? मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर ऐसा सोचा गया कुछ इस तरह का सिस्टम लाया जाए जिसके अंदर यूनिटी हो, कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही नेम को यूज किया जाए। तो वो नेम क्या होते हैं? आयुपिक नेम की तरफ होते हैं। अभी हम इसको फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। कॉमन नेम को ही देख रहे हैं कि अगर अल्केन्स के केस के अंदर, अल्केन्स के अंदर जो हम अल्केन नेम को किस तरह हम देते हैं, जैसे मेथ है या एथ है या प्रोप है या ब्यूट है। अब ये जो नंबर्स हैं ये ग्रीक न्यूमेरल्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये नाम दिए गए किसके अंदर? कॉमन नेम के अंदर ग्रीक वर्ड थे कि ये इंडिकेट करते थे नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अगर एक कार्बन से मिथेन
मेथ से हम लेते थे, अगर 2 कार्बन है अर्थ है, 3 कार्बन हो गए तो प्रोप, 4 कार्बन, इस तरह ये जो न्यूमेरल्स हैं ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स को। किसको इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन्स को। जैसे अगर हमारे पास मेथ से मीथेन जो हमारे पास बना, ANE से एन से जो क्या था वो एंड हो रहा है, क्या हो रहा है? ANE से। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था? अल्केन्स को। किसको रिप्रेजेंट करता था? इथेन से इसी तरह प्रोपेन, यानी कि एन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अल्केन क्लास को, और मेथेन से एथ है या प्रोप है ये इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन्स को। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, या 3 है, या 4 कार्बन है। इसी तरह ये कॉमन नेम्स हमने दिया गया। इस तरह इसके डिफरेंट आइसोमर्स को नाम देने के लिए हमने क्या, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला क्या हो? सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। तो आईयूपी कॉमन नेम के अंदर भी क्या था कि डिफरेंट आइसोमर्स को डिफरेंट नाम दिया जाता था। जैसे अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हो तो हम क्या कहते थे? स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल ब्यूटेन कह देते थे। जैसे अगर ब्रांच के अंदर होगा तो क्या कहेंगे हम? आइसो कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो। अगर जैसे और ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी, जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते जाए? 5 होते जाए। नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते जाए? 5 होते जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? नियो कहेंगे। अब इस केस के अंदर तो ठीक था, एन के अंदर, आइसो के अंदर या नियोन के अंदर ये 5 कार्बन तक जाए। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते जाएंगे, आइसोमर्स भी क्या होते जाएंगे? ज्यादा होते जाएंगे। जब नंबर ऑफ आइसोमर्स ज्यादा होते गए, 5 से ज्यादा होते गए, तो वहां पर कॉमन नेम के अंदर हर एक आइसोमर्स को डिफरेंट नेम देना क्या था? मुश्किल था। क्या था? मुश्किल था। तो ड्रॉबैक आना शुरू हो गए किसके तरफ? ये जो कॉमन नेम्स हमने दे रहे थे या ट्राइबल्स नेम थे, तो फिर मूव किया गया किसकी तरफ? आयुर्वेदिक नेम की तरफ। को फर्दर हम इंशाल्लाह कर डिस्कस